अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मॉडर्न लीगल सिस्टम, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में हम 7 किस्म के मुख्तलिफ जो मॉडर्न हैं उन लीगल सिस्टम्स को पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 पे हम बात करेंगे कॉमन लॉ के बारे में। सबसे पहले कॉमन लॉ क्या है? ये एक अनरिटन लॉ है। ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें जो लॉज हैं वो अनरिटन हैं, मतलब कि रिटन लिखे हुए कानून नहीं है, और इसकी जो बेस है वो है लीगल प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है जो जजेस के ओल्ड डिसीजन या प्रीवियस डिसीजंस होते हैं कोर्ट्स में, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ प्रेसिडेंट से बना हुआ है, मतलब कि इसकी जो हकीकत है लेजिस्लेटिव से ये नहीं बना हुआ, या फिर किसी भी और कानून जो स्टैचुएट होता है उसमें भी कोई नहीं है, ये रिटन डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ये फॉर्मल स्टैचुएट भी नहीं है, बल्कि ये है लीगल प्रेसिडेंट। अच्छा, तो ये कॉमन लीगल सिस्टम पाया किन ममालिक में जाता है? ये अब तो हर मुल्क में पाया जाता है, लेकिन अगर पहले की बात करें तो ये फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज या प्रोविंसेस में पाया जाता था। उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी पाया जाता था। इसमें जो ज्यूडिकल डिसीजंस होते हैं, यानी कि जज मेड डिसीजंस, वो बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग मतलब वो फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। वो सिर्फ उसी कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं या उससे अबव की कोर्ट में। मतलब कि अगर कोई हाई कोर्ट का फैसला है तो वो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में क्लियर होगा। अगर वहां से वो नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता तो सिर्फ लेजिस्लेटिव जो बॉडी है वो उसे रिमूव कर सकती है या वो उसे अप्लाई करवा सकती है। अदरवाइज वो अप्लाई नहीं हो सकता या वो रिमूव नहीं हो सकता। तो ये है बाइंडिंग, मतलब कि जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, नीचे जो सिविल हैं वगैरह वगैरह, जो भी जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सब पे ये बाइंडिंग है। उन तमाम जजेस को ये फैसला मानना ही पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है उसमें यह है कि एक्सटेंसिव फ्रीडम दी गई है कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, कि लोगों ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट करने हैं वो ज़रूरी नहीं कि उसमें गवर्नमेंट मुलव्वस हो, वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आगे हम जो पढ़ेंगे सिविल लॉ, उसमें ये बिल्कुल ऑपोजिट होगा। और इसमें लास्ट वाला पॉइंट ये आता है कि एवरीथिंग इज परमिटेड, हर चीज की करने की इजाजत होती है, बजाय उसके कि जो कानून में पाबंदी लगाई गई है प्रोहिबिटेड है। मतलब कि अगर किसी चीज पर पाबंदी नहीं लगाई गई और फिर भी वो हमें देखने को इलीगल लगती है, तो फिर भी इसमें इजाजत है कि वो आप काम कर सकते हैं। सिर्फ कॉमन लॉ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मॉडर्न हो गया, मिक्स्ड लॉ आ गया, तो हर चीज का कोई ना कोई हल निकल आता है। अगला जो सिस्टम हमारे पास आता है वो है सिविल लॉ सिस्टम या सिविल लीगल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद होते हैं, और हर जो सिटीजन है, किसी एक कंट्री का जो हर सिटीजन है, उस तक उसकी रसाई मौजूद होती है, उसकी रसाई पहुंच जाती है। हर बंदा जानता है कि ये सिविल कानून है। सिविल लीगल सिस्टम इतना कॉमन है दुनिया में कि ये 60% जो दुनिया है उस पे सिविल लॉ सिस्टम ही चलता है। सिविल लीगल सिस्टम को हम सिविलियन लॉ या रोमन लॉ कहते हैं। अब रोमन लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोमन लॉ से अखज़ हुआ है। अगर बात करें कि किन ममालिक में सिविल लॉ मौजूद है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया 60% जो दुनिया है उसमें सिविल लॉ मौजूद है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, बर्तानिया, इन सब में सिविल लॉ मौजूद है। जैसे कि पिछले पॉइंट कॉमन लॉ में हमने पढ़ा था कि जो लीगल प्रेसिडेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सिर्फ लोअर कोर्ट्स पर, लेकिन ये जो सिविल लॉ है ये बाइंडिंग होता है तमाम पर, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, और इसे बनाता है लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉमन लॉ में हमने पढ़ा था कि एक्सटेंसिव फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें लेस फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपना खुद नहीं कर सकते, बल्कि आपको गवर्नमेंट को उसमें मुलव्वस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिलीजियस लीगल सिस्टम। रिलीजियस लीगल सिस्टम आज के दिन में अगर देखा जाए तो डजन्स मौजूद हैं, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। रिलीजियस लीगल सिस्टम क्या होता है? हमें सिखाता है कि हमें माशरे में बिहेव किस तरह से करना है, किस तरह से रहना है। और जो डॉक्यूमेंट होता है रिलीजियस का, रिलीजन का, उसे हम रिलीजियस लीगल सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि अगर मुसलमानों की बात की जाए तो इस्लामिक लीगल सिस्टम मौजूद है, जो कि है शरिया और फिक्स से बना है, और इसके जो सोर्स हैं वो कुरान, सुन्ना, इजमा, क्यास, इज्तिहाद वगैरह वगैरह सब कुछ है। अगर इन पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिएगा,
अगले 1-2 वीक में मैं इस पे भी वीडियो बना दूँगा। तो ये जो सारे हैं, ये सोर्स हैं इस्लामिक लीगल सिस्टम का। तो हमें इस्लामिक लीगल सिस्टम सिखाता है कि कैसे हमने बिहेव करना है, मुआशरे में कैसे रहना है। मतलब कि हर आदाब जो हमारा है, वो कुरान और सुन्ना से है। अगर कुछ कंट्रीज़ की मिसाल दी जाए कि जिनमें इस्लामिक लीगल सिस्टम मौजूद है, तो सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया आता है, उसके बाद ईरान आता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर भारत भी आता है। भारत में जो इस्लामिक लीगल सिस्टम मौजूद है, उसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ। अगर हिंदूज़ के रिलीजियस सिस्टम की बात की जाए, तो उसमें धर्मा आ जाता है, जिसमें मिसाल के तौर पर एक तो कर्मा होता है कि मतलब कि जो करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, और दूसरा इसमें आता है संसारा, जिसका मतलब होता है कि लाइफ जो है वो साइकिल में चलती है, मतलब कि लाइफ डेथ, मतलब कि ये इन्हें बिहेव करना सिखाती हैं कि मुआशरे में किस तरह से बिहेव करना है। मतलब कि हर मुल्क में, हर जो आजकल जो भी ममालिक है, वो उसकी बुनियाद जो है वो किसी न किसी रिलीजियस लीगल सिस्टम पर ही थी। और अगर क्रिश्चियंस की बात की जाए, तो उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिलते हैं, जिनमें उन्हें बताया जाता है कि ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना, झूठ नहीं बोलना, वगैरह वगैरह, इस तरह के जो तमाम मोरल एक्टिविटीज़ हैं, वो उन्हें 10 कमांडमेंट्स में बताई जाती हैं। तो लास्ट पर जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट होता है, वो यूज़ होता है एज अ लीगल सोर्स। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ज्यूइश लीगल सिस्टम। ज्यूइश लीगल सिस्टम में एक वर्ड यूज़ होता है हालाहा, उसका मतलब होता है वे, मतलब कि एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो हमें बिहेव करना सिखाता है कि किस तरह से इस रास्ते पर चलना है, किस तरह से हमें मुआशरे को फेस करना है। तो ये जो वर्ड है खालाका, ये जो ड्राइव हुआ है वो निकला है जुदाइज्म से। जुदाइज्म उसका मतलब होता है ज्यूइश लीगल सिस्टम। जुदाइज्म कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि सिर्फ लीगल सिस्टम में यूज होता है, या गॉड की डेफिनेशन में यूज होता है, या सिर्फ यूनिवर्स के लिए यूज होता है, बल्कि ये हर इंसान को बताता है कि आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, सुबह को कैसे उठना है, रात को कैसे सोना है, मतलब कि हर चीज़ इसमें मौजूद है। तो गाइज, अभी अभी मैंने आपको 4 रिलीजियस लीगल सिस्टम्स के बारे में बताया है, जिसमें मुस्लिम्स लीगल सिस्टम, हिंदूज लीगल सिस्टम, क्रिश्चियन लीगल सिस्टम और ज्यूइश लीगल सिस्टम। अगर ये जो मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें से कोई भी भूल जाती है, तो आप इसको किसी में भी, मतलब कि या तो आप मुस्लिम लीगल सिस्टम बना के भी लिख सकते हैं, हिंदू भी लिख सकते हैं, या आपको अगर अपने क्वेश्चन की लेंथ बढ़ानी है तो भी आप इनको सेपरेट यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्लूरलिस्ट लीगल सिस्टम। प्लूरलिस्ट लीगल सिस्टम एक ऐसा लीगल सिस्टम होता है जिसमें किसी एक जियोग्राफिक एरिया पर बहुत ज़्यादा या 2 से ज़्यादा सिस्टम्स मौजूद होते हैं। 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी लीगल सिस्टम्स मौजूद होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लूरलिस्ट लीगल सिस्टम। प्लूरलिस्ट लीगल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉमन था प्रीवियस कॉलोनीज में या फॉर्मर कॉलोनीज में, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर कंट्री में ही प्लूरलिस्ट लीगल सिस्टम मौजूद है, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक ही लीगल सिस्टम मौजूद होगा, और ये हर उस कंट्री में मौजूद होगा जहां पर मतलब के 2 मुख्तलिफ कल्चर्स रहते होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, या फिर 2 मुख्तलिफ रिलीजियस के लोग रहते होंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया में भी ये मौजूद है, पाकिस्तान में भी ये मौजूद है, और तंजानिया में भी मौजूद है, और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ये सिस्टम मौजूद है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम भारत की बात करें या इंडिया की बात करें, तो उसमें मुसलमानों के लिए अलहदा से लीगल सिस्टम है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए सेकुलर लॉ अलग से है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कस्टमरी लीगल सिस्टम। कस्टमरी जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है कस्टम से। कस्टम का मतलब क्या होता है, मतलब कि ट्रेडिशन या कोई रवायत, कोई ऐसी रवायत जो कि बहुत अरसे से चल रही हो और वो वैलिड भी हो, तब वो कस्टमरी लॉ बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैरिज की जो कस्टम थी वो बाद में मैरिज का लॉ बन गया। उसके बाद जो कत्ल की जो कस्टम थी वो कत्ल का लॉ बन गया कि 302 के तहत उसे आई फॉर आई, पहले ये कस्टम ही थी, बाद में ये लॉ बन गया। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमारे पास मिसालें मौजूद हैं जो कि पहले कस्टम थी, बाद में कस्टमरी लॉ में आ गई। कस्टमरी लॉ जो है ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होता, और ये जो रूरल एरियाज, जो गांव के इलाके होते हैं, इनमें बड़ी आसानी से लोगों तक असेसिबल होता है। और ऐसी जगहों पर जब कोई फैसला होता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग होती है उनकी लोकल लैंग्वेज में होती है, और किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना जो भी उनके साथ हादसा हुआ होता है वो खुद ही सुनाते हैं। जैसे पंचायत का सिस्टम होता था, बिल्कुल वैसे ही ये कस्टमरी लॉ का भी था।
अगला पॉइंट हमारे पास आता है सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम। अब सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम जो है ये सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी थी कार्ल मार्क्स ने। जैसे कि हमें वर्ड से ही पता लग रहा है, सोशलिस्टिक सोशल से निकला है, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो जिम्मेदार होती है हर इंसान के लिए कि वो उसे खाना भी प्रोवाइड करेगी और हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करेगी, हर इंसान के लिए, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो कुछ भी हो। जब सोशल की बात आती है तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ की खरीदने की इस्तात रखता है तो वो उसका मालिक बन सकता है सोशलिस्टिक स्टेट में। सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम में कुछ कंट्रीज जो खुद को डिक्लेयर नहीं करती कि हम सोशलिस्ट स्टेट हैं, उनको हम सोशलिस्टिक स्टेट नहीं कह सकते, बल्कि तभी कह सकते हैं जब वो खुद को डिक्लेयर करती हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है, भारत ने डिक्लेयर किया हुआ है। अगर कोई कंट्री इस तरह से डिक्लेयर करती है कि हम सोशलिस्ट स्टेट हैं तो फिर ही वो सोशलिस्टिक स्टेट बनेगी। जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशन होती हैं उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं कि वो आगे बढ़े, वो कहती है वो आगे बढ़े। तो इस तरह से ये सोशलिस्टिक स्टेट है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अब के लिए खुदा हाफिज़।